सभी साथियों को मैं नमस्कार। स्वागत है आपका 10 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। और आज का दिन खास भी है क्योंकि G20 का समिट ख़त्म होने जा रहा है। एक सफलता जो हासिल हुई है भारत को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के सारे मेंबर्स द्वारा सहमत होने पे। शुरू करते हैं, आगे जानेंगे क्या क्या रहा G20 में। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने की का आह्वान। G20 देशों के नई दिल्ली घोषणा पत्र लीडर्स समिट डिक्लेरेशन में शनिवार को कहा गया कि आज का युग युद्ध का नहीं है। शनिवार को मंजूर किए गए घोषणा पत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया और यूक्रेन में शांति का माहौल कायम करने की वकालत की गई। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा कि सदस्य देशों की बीच सहमति के साथ G20 की नई लीडरशिप समिट डिक्लेरेशन को अपनाया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में नेताओं से कहा, मैं घोषणा करता हूं कि इस घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। बहुत ही पॉजिटिव रहा था ये समिट आपका। भारत में मध्य पूर्व होकर यूरोप तक बनेगा आर्थिक गलियारा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसको अगर हम आपको बताएं, ये इनिशिएटिव बेसिकली जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था चाइना का, ऐसे ही हमने काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव करा है। महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की योजना को शनिवार को घोषणा की गई। इसकी ये बेसिकली इसको जो टर्म है इसके लिए वो है साथियों IMEEC। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये आपका जो इंडिया से होते हुए जो आपका कॉरिडोर रहेगा, ये इंडिया से होते हुए आपका मिडल ईस्ट के थ्रू यूरोप एंटर करेगा। इससे क्या होगा, ट्रेड, दोनों तरफ का ट्रेड बढ़ेगा और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इम्बैलेंस सा बना रहता है हर समय, इसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिलेगी। वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए साझेदारी और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा संबंधित कार्यक्रम में मोदी ने कहा, आज हम सभी एक अहम और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंच गए हैं। देखिए, हम जानते हैं साथियों कि मिडिल ईस्ट और इंडिया का लिंक बहुत पुराना रहा है। अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल की बातें करें 1960s तक मिडिल ईस्ट की बहुत देशों में इंडियन करेंसी जो INR है वो वैलिड थी, वहाँ पे चलन में थी। ब्रिटिशर्स जब से आए थे उनके टाइम से, बट 1960s के बाद से धीरे धीरे ये इंडियन करेंसी वगैरह हट गई, बाकी नेशंस अपनी अपनी करेंसी भी ले आए थे। तो ये है मिडिल ईस्ट के साथ हमारा रिलेशन जो है, जो कि बहुत ही पुराना है। फिर से ज़रूरत है हमको इसे बनाने की। स्वच्छ ऊर्जा के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ये इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस करा गया है। IBA कहेंगे इसको हम, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। इस गठबंधन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन से की। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनसियोलुला डिसिल्वा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई वैश्विक नेता मौजूद थे। इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस
मोरक्को के भूकंप में 1000 से ज़्यादा लोग की मौत। नेमार ने दागा गोल, पेले से आगे निकले। मंदिर में हंगामा करने पर पन्ना की महारानी गिरफ्तार। कुछ शरारती लोग पार्टी छोड़कर गए, शरद पवार। ये तो ऐसी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरें हैं। आगे आते हैं, जो मेन टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं। मैं इसमें सारे डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग भी इसका अध्ययन करिएगा। मैं कुछ जो टॉपिक्स मेन लगे वही करूँगा। जनरली 10 तारीख वाला संडे का जो आर्टिकल आता है उसमें एक जनरल कमेंट्रीज आती हैं। दिल्ली तो वैसे भी रोशनियों का शहर है, लेकिन पिछले हफ्ते इतनी रोशनियों से भरे गया था कि जैसे बहुत बड़ी शादी में बहुत बड़ी बारात का इंतज़ार हो। हमारे विदेशी वीआईपी को सुरक्षित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ठीक है, तारीफ इस बात की भी होनी चाहिए कि मोदी ने भारत के आम नागरिक को दिखाया कि भारत की जो जिम्मेदारी मिली थी G20 का अध्यक्षता की, उसे हमने दिल लगाकर पूरा किया है। शायद ही कोई शहर होगा देश जिसकी दीवारें, चौराहे और बाज़ार, देश में ऐसा कोई भी शहर नहीं बचा इसमें देखिए पूरी दीवारें डेकोरेट करी हुई हैं। वाराणसी में, लखनऊ में, देहरादून में इन पोस्टरों में अपने प्रधानमंत्री ने सिर्फ चेहरा दिखता है, न उनके विचार भी पाए जाते हैं। इतना प्रचार हुआ है इस शिखर सम्मेलन का भी। मैंने राजस्थान में एक छोटा गांव में जब किसी से पूछा कि उनकी नज़रों में G20 क्या है, तो पट जवाब मिला कि इसके लिए उन विदेशों से बड़े बड़े राजनेता आएंगे और इनके साथ आएंगे हज़ारों निवेशक जो भारत में निवेश करेंगे, रोज़गार का अवसर बढ़ाएंगे। मतलब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका बहुत ही सपोर्ट किया जा रहा है। आगे आते हैं, एक बहुत मस्त बात कही है, मस्त बात, अच्छी बात कही है बहुत। इतना यहाँ तक कि विदेशी मेहमानों की खातिर दिल्ली वासियों के लिए भी दिल्ली में जीना मुश्किल कर दिया गया। इतना कि ये पूरा का पूरा महानगर गढ़ बना दिया गया वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए। बाज़ार बंद कर दिए गए, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए उन इलाकों में जहाँ हमारे मेहमानों का आना जाना था। और तो और छोड़िए, जब विदेशी राजनेताओं के निजी विमान आने लगे तो दिल्ली में हवाई अड्डे पर उनके लिए खास पाबंदियां लगाई गईं ताकि मामूली यात्रियों के होने से उनको कोई दिक्कत ना हो। न्यूयॉर्क में कई बार उस समय रही हूँ जब संयुक्त राष्ट्र का सालाना सम्मेलन होता है, और यकीन मानिए कि इस सम्मेलन के होते इस महानगर की रोज़मर्रा गतिविधियों में थोड़ी सी भी बाधा नहीं आती है। बावजूद इसके कि दुनिया के सबसे बड़े राजनेता मौजूद होते हैं, हो सकता है कि दिल्ली में खास सुरक्षा का बंदोबस्त ज़रूरी था। हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? सवाल लेकिन ये ज़रूर पूछना है कि हमको अधिकार है कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने के लिए क्या में भी ज़रूरी था कि शहर के सबसे गरीब लोगों की बस्तियाँ उधार दी जाएँ? ज़रूरी था क्या कि उनको बेघर किया जाए जिनके घर वैसे भी कच्चे थे? ज़रूरी था कि उन लोगों को छोटी मोटी दुकानों को तोड़ जाए जो गुजारा करते हैं दिहाड़ी में कमाई पे? G20 की रोशनियों ने हम देसी पत्रकारों को इतना प्रभावित किया है कि हमने इन टूटी बस्तियों के बारे में जिक्र तक करना ठीक न समझा, लेकिन CNN जैसे विदेशी टीवी चैनल को ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। सच पूछिए, जब मैंने CNN पे उन लोगों का हाल देखा तो जिनके घर तोड़ गए थे, तो मुझे रोना आया। जब देखा कि बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई थीं उन गरीब बेहाल बस्तियों को ढकने के लिए जिनको तोड़ा नहीं गया था, तो शर्म आई। अच्छा लेख लिखा है बहुत ही वाला। दुनिया जानती है कि ऐसे लोग देश की राजधानी में भी रहते हैं, तो इनकी गरीबी का ढक कर क्या हासिल हुआ? हासिल सिर्फ ये हुआ है कि इन मेज़बान लोगों की एक बार फिर एहसास दिलाया गया है कि उनकी गरीबी हमारे देश की शर्मसार करती है। वो भी है समय जब हमारे प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने इस बात को साबित करने कि भारत अब गरीब देश नहीं है, एक ऐसा देश बन गया है जिसकी इतनी गिनती कुछ ही साल में विकसित देशों में हो जाएगी। ऐसा संभव भी है, लेकिन कुछ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमको गरीबी को हटाना होगा, गरीबों को नहीं। हम अगर चांद तक जा सकते हैं तो गरीबी की भी मिटा सकते हैं और वह आज औज़ार लोगों को देगा जिनसे वह गरीबों की बेड़ियां अपने हाथों से तोड़ सकेंगे। ये औज़ार हैं उनको रोज़गार देना, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना कर देना, उनकी बेहाल बस्तियों में बुनियादी शहर सेवाएं उपलब्ध करवा के मोदी शासनकाल में बहुत कुछ किया गया है। उनको मुफ्त अनाज मिला है, गैस सिलेंडर के दाम पे सस्ते दाम पे बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं भी निवेश
हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी के घर बने हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद ये भी कहना ज़रूरी है कि जो गरीब लोग हमारे महानगरों में बस जाते हैं, रोज़गार की ज़रूरतों के कारण वो भी अभी भी अदृश्य रहते हैं। राजनेताओं की नज़रों में दिखते तब हैं जब महामारी आती है और वो बेरोज़गार और बेघर होकर शहर छोड़कर भागने में मजबूर होते हैं। अच्छा लेखक तवलीन सिंह जी हमेशा बात जो करती हैं वो कहीं ना कहीं सही हिट करती है। G20 को लेकर एक और लेखें। G20 के अध्यक्ष के नाते भारत द्वारा ग्लोबल साउथ की तात्कालिक चिंताओं को दूर करने की प्राथमिकता देने के रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि इस आयोजन ने भारत को विश्व के लिए और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया है। G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि वैश्विक नेताओं की इस बात को स्वीकार किया कि G20 भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, लेकिन उनको ये भी मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भोजन, ईंधन और उर्वरक विशेष चिंता के मुद्दे रहे। जयशंकर ने कहा कि G20 नेताओं ने आतंकवाद और धन शोधन का मुकाबला करने पर चर्चा की, आतंकवाद के सभी रूपों व अभिव्यक्तियों की निंदा की। अफ्रीका संघ भारत की अध्यक्षता के समूह का सदस्य बना, जो उस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए था कि देश वैश्विक दक्षिण की तत्काल चिंताओं को संबोधित करने के लिए देता है। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि हमारे अध्यक्षीय कार्यालय की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ को अभिव्यक्त प्रदान करने के लिए 125 देश से परामर्श किया गया था। जयशंकर ने कहा कि संगठन और कार्यक्रम के संदर्भ में भारतीय अध्यक्षता, अगर मैं कहूँ तो, असाधारण रही है। कार्यक्रम 60 शहरों में हुआ, जो वास्तविक में भारत के कोने कोने में है। ठीक है, मुद्दे क्या क्या हैं अगर हम देख रहे हैं इस मेन जो एजेंडा वगैरह आपका सेट हुआ था, उससे मुद्दे आपके देखिए, भोजन, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या, पहला तो ग्लोबल साउथ है, जो कि हर बार हम कह ही रहे हैं, ग्लोबल साउथ है। फिर क्या है, फिर है फूड, ग्लोबल साउथ, फूड, फ्यूल, टेररिज्म, अफ्रीकन यूनियन का जोड़ना, मर्जर, और तकनीक। क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन फ्रेमवर्क की बात करी गई है इसमें आपका। एआई के लिए बने बुनियादी ढांचे, एआई को असल में रेगुलेट करना है ना, नियंत्रित करना है। 20 नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासन पर आगे की चर्चा पर जोर दिया था। सेवाएं प्रदान करने और नवाचार के वास्ते एक सुरक्षित, विश्वसनीय, जवाबदेह और समावेशी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा DPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सामाजिक स्तर पर सेवाओं के वितरण में DPI की भूमिका को स्वीकार करते हुए नई दिल्ली घोषणा पत्र ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की प्रणालियों के लिए G20 फ्रेमवर्क का स्वागत किया। अब इससे क्या होगा, जो आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है एक आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI में बहुत सारी बातें की गई हैं। घोषणा पत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा प्रदान करने, संकट से उभरने और विश्वास मजबूत करने की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। इसमें कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए हम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की प्रणालियों के लिए G20 फ्रेमवर्क का स्वागत करते हैं, जो DPI के विकास, तैनाती और शासन के लिए एक स्वैच्छिक और सुझाया गया ढांचा है। घोषणा पत्र में डिजिटल परिवेश को बढ़ावा देने के साथ ही अच्छे और सभी के लिए जिम्मेदारी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की बात की गई है। इसमें कहा गया है AI की पूरी क्षमता को दोहन करने, इसके लाभों को समान रूप से साझा करने और जोखिम को कम करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन पर आगे की चर्चा के वास्ते मिलकर काम करेंगे।
घोषणा पत्र में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रा रिपोजिटरी के निर्माण और रखरखाव की भारत की योजना का भी स्वागत किया गया है। ग्लोबल डिजिटल आपका जो ग्लोबल GDPIR, ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी है। के निर्माण और रखरखाव की भारत की योजना का स्वागत किया गया है, ठीक है ना। DPR और GDPIR ये आपका डिजिटल प्रोटेक्शन और डिजिटल जो सेक्टर आपका है, AI, जनरेटिव ChatGPT वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स है ना, मशीन लर्निंग, इन सबको रेगुलेट करने के लिए करा गया ये आपका, ठीक है। और आपकी फेसबुक डेटा मैनेजमेंट वगैरह, गूगल से डेटा मैनेज जो होता है, डेटा लीक्स की खबरें आती हैं, लगातार हैकिंग हो रही है, सबको रेगुलेट करेगा ये आपका। फाइनल फिर आमने सामने होंगे जोकोविक और मेदवेदेव। सर्बिया सुपरस्टार नोवाक जोकोविक ने शुक्रवार को अमेरिकी ओपन में सेमीफाइनल में बेन शेल्टन को हराकर प्रवेश किया, जिसमें उनका सामना दानिल मेदवेदेव से होगा। जोकोविक 20 साल की गैर वरीय अमेरिकी खिलाड़ी शेल्टन को 6-3, 6-2 से मात देकर फ्लैशिंग मीडोज में रिकॉर्ड बराबरी कर 10वीं बार फाइनल में पहुंचे। US ओपन चल रहा है, बहुत ही बराबरी का मैच है इसमें, दोनों बड़े खिलाड़ियों के साथ। वेरी गुड। आज के लिए इतनी रखते हैं। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर का अध्ययन हमें खुद ही करना होता है। इस वीडियो का प्रयास सिर्फ ये है कि पेपर को पढ़ने का जो डर कुछ छात्रों में बैठ जाता है, ना इतना बड़ा पेपर कैसे ख़त्म करेंगे हम, पेपर में क्या पढ़ें, पेपर में कैसे पॉइंट्स निकालें, यही प्रयास है हमारा आपको। बाकी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रयास करा करिए कि पेपर का अध्ययन खुद करें, ताकि आप में सोचने की क्षमता बढ़े, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कर पाएंगे। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।